मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों में कुछ जबरदस्त चुनौतियों का सामना करने वाला हूं, जहां जिंदा रहने से जुड़ी तकनीकें जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती हैं। मैं पैटागोनिया में हूं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और दूर दराज इलाकों में से एक है। वो देख रहे हैं, एवलांच। ये पुराना और मशहूर इलाका दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में शामिल है और यहाँ हवाओं की रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मैंने सही वक्त पर खुदाई शुरू कर दी है। इस बंजर इलाके को तराशा है बर्फ और आग ने। ये जगह इंसानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ फंस जाना जानलेवा हो सकता है। बहुत गहरा है क्योंकि हर कदम, मुझे नहीं लगता मैं इसे पार कर पाऊंगा। एक नई चुनौती होगी। इसे सिर्फ वही पार कर सकते हैं जिनमें हिम्मत हो। मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया के सबसे दूर दराज छोर पर जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। Man vs. Wild with Bear Grylls। मैं आया हूं दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेज हवाओं वाले इलाके को पार करने, जिसका नाम है पैटागोनिया। मैं पैराशूट की मदद से पैटागोनिया के इस बर्फीले इलाके में उतरूंगा। ये बेहद ठंडा इलाका दक्षिणी एंडीज पहाड़ों के बीच मौजूद है। एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा बर्फीला इलाका है। ये जगह इंसानी बस्ती से बहुत ज्यादा दूर है और यहाँ कोई भी भटकना नहीं चाहेगा। तो अब मुझे उतारा जाएगा वहाँ नीचे। ये दुनिया के सबसे बेरहम और बंजर इलाकों में से एक है। पायलट के मुताबिक शायद कोई पहली बार पैटागोनियन आइस फील्ड में पैराशूट से उतरने की कोशिश कर रहा है। मौसम बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब साफ आसमान और कोई हवा नहीं, और मुझसे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। से मैं लैंडिंग की जगह पर ना उतरकर उड़ते हुए कई किलोमीटर दूर किसी बर्फीले इलाके में पहुंच सकता हूं। मैं उतर गया, पर हालात खराब हैं। तापमान शून्य से काफी नीचे है और जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ है। बाप रे, मेरे कान जल रहे हैं और उंगलियां भी महसूस नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब मुझे इसे रखना होगा और फिर आगे बढ़ना है ताकि शरीर में खून दौड़ने लगे। मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ बुनियादी औजार हैं, कुछ तकनीकें और मेरी कैमरा टीम मेरे साथ होगी। हम यहाँ कुदरत के रहमो करम पर हैं जो जान भी ले सकती है। मेरे पैरों के नीचे बर्फ की गहराई 1.5 किलोमीटर है और ये जगह करीब 20,800 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस जगह को बयान करना तो मुश्किल है। बस आप अंदाजा लगाइए कि एंटार्क्टिका और हिमालय को अगर मिला दिया जाए तो कुछ कुछ ऐसी जगह बनेगी। अगर आप आग ना जला पाए तो यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जिंदा रहने की एक ही उम्मीद है, नीचे की तरफ लगातार चलते जाना। बस आगे बढ़ते रहिए और रुकिए मत। 19वीं सदी के शुरुआती खोजी यहाँ एक रहस्यमयी पहाड़ी चोटी की खोज में आए थे जो बर्फ से भी ऊपर निकली दिखती थी। स्थानीय मापुचे इंडियंस इसे कहते थे चार्ल्टन या स्मोकिंग माउंटेन और आज इस पहाड़ को माउंट फिट्जरॉय कहा जाता है। इसकी चोटी अक्सर धुंध में गुम रहती है। इस पर सबसे पहले 1952 में जीत हासिल की गई और ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एक आइस फील्ड के बीच में मौजूद है। ये बहुत ही खूबसूरत है, पर धोखा मत खाइए, ये एक बर्फीला मौत का इलाका है। वो देख रहे हैं आप पहाड़ की तरफ से जो बर्फ लुढ़क रही है, ये एक एवलांच है और इसीलिए ये इलाका इतना खतरनाक है। यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे गिरा है। चलिए चलते हैं। एवलांचेस की रफ्तार 360 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और ये अपने सामने पड़ने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। इनसे कोई नहीं बच सकता और उसके अलावा यहाँ दरारें भी हैं। बेशक ये जगह दिखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन यहाँ खतरे ही खतरे हैं। आप जरा वहाँ सामने देखेंगे तो आपको बहुत सारी दरारें दिखेंगी। ये ग्लेशियर के बर्फ में मौजूद बड़े बड़े कटाव होते हैं। जब ग्लेशियर आगे बढ़ता है
तो दबाव की वजह से फटता है, जिससे बड़ी बड़ी खाइयां बन जाती हैं, जिनके अंदर कोई भी गिर सकता है और फिर आप फंस जाते हैं। सर्दियों में बर्फ इन दरारों को भर देती है और आप देख नहीं सकते कि कौन सी जगह ठोस है और कौन सी नहीं। ये देखिए, इसके नीचे देखिए। आप इसके ऊपर से चलेंगे, अंदर मौजूद दरार आपको पता नहीं चलेगी। ये चौड़ा होगा और आप अंदर गिर जाएंगे। दोस्तों, हमें रस्सी बांधनी पड़ेगी। मुझे दरारों से नफरत है। एवरेस्ट पर अपनी पहली रिकॉनेसेंस चढ़ाई से नीचे उतरने के दौरान मैं मरते मरते बचा था। 19,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फ क्रैक हो गई और मेरे सामने मौजूद जमीन गायब हो गई। मैं बेहोश हो गया और फिसलते हुए रस्सी के छोर तक पहुंचा। उस रस्सी ने और मेरे साथियों ने मेरी जान बचा ली, पर आपस में रस्सी से बंधे होने के बावजूद बर्फ पर चलना बारूदी सुरंगों पर चलने जैसा है। ठीक है, मैं बाहर आ गया हूं। शुक्र है। जरा आइए और इस दरार को देखिए। इसकी गहराई देख रहे हैं आप? इसीलिए हम रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। बाप रे, ये दरार बहुत ही गहरी है। कोई भी ऐसी दरार में फंसना नहीं चाहेगा। और ये दरार बहुत बड़ी है। जरा आकर देखो इसे, घबराओ मत। आ जाओ, जरा आराम से। जब मैं एवरेस्ट से सही सलामत लौटा तो मैंने कसम खाई थी कि अब किसी दरार में दोबारा कदम नहीं रखूंगा, पर आज मैं उस कसम को तोड़ने वाला हूं, आपको ये दिखाने कि इनसे जिंदा कैसे निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी डरावने डीप फ्रीजर में हूं। जरा ये नीचे की गहराई तो देखिए। ये बर्फीली दीवारें तराशे हुए संगमरमर जैसी सख्त हैं। यहाँ की खामोशी बहुत ही डरावनी और खतरनाक है। यहाँ बहुत ठंड लग रही है। यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही और मैं एक अंधेरी और गहराई वाली डरावनी जगह में हूँ। अगर यहाँ कोई फंस जाए तो बहुत जल्दी उसका काम तमाम हो जाएगा। एल्प्स के गाइड्स बताते हैं कि जब वो दरारों से शवों को निकालने जाते हैं तो उन्हें अक्सर उन शवों को बर्फ से निकालने के लिए न्यूमैटिक ड्रिल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो बर्फ में जम जाते हैं। ये जगह मेरी कुछ डरावनी यादों को ताजा कर रही है। सच कहूं तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ये दरार बहुत गहरी है और यहाँ पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। रस्सी ना हो तो आप जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। जरा इस बर्फ पर मेरे जूतों की हालत देखिए। ये अब किसी काम के नहीं है। इस बर्फीली दरार से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसमें आप ग्रिप नहीं बना सकते क्योंकि ये बर्फ ठोस है। मैं पैटागोनिया के आइस फील्ड में मौजूद एक दरार के अंदर हूं। ये उसी दरार जैसी है जिसमें हिमालय में मेरी जान जाते जाते बची थी। मुझे ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। मैं बहुत सी मुश्किल जगहों में जा चुका हूं, पर इतना डर मुझे बहुत कम जगहों में लगा है। इंसानों के लिए ये जगह ठीक नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और इसका एक ही तरीका है, एक प्रोसेक इस्तेमाल करना। ये एक सिंपल सी लूप है जिसने कई बार लोगों की जान बचाई है। आपको बस इसे कई बार यूं लपेटना है और रस्सी को इसके बीच से निकालना है और उसके बाद इसमें आपको अपना पैर रखना होता है और खड़े होने की कोशिश करनी है। ऊपर उठने के बाद आप इसे ऊपर खिसका सकते हैं। इस बर्फीली दरार से जितनी जल्दी बाहर आ जाएं उतना बेहतर होगा, पर बाहर आकर ये मत समझिए कि खतरा टल गया। यहाँ का मौसम पलक झपकते बदलता है और जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में हर साल करीब 30 फुट बर्फ पड़ती है और यहाँ दक्षिणी पैसिफिक से बहुत तेज दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी चलती हैं। ऐसे खराब हालात तो साउथ पोल पर भी देखने नहीं मिलते।
ये एक ऐसा पीहड़ है जहां जिंदा रहने से जुड़े आम नियम काम नहीं करते। एक मशहूर कहानी है कि 1970 के दशक में एंडीज में पैटागोनिया के उत्तर में एक विमान हादसे का शिकार हुआ। उसमें उरुग्वे के रग्बी खिलाड़ी थे। 50 लोग किसी तरह क्रैश के शुरुआती प्रभाव को झेल गए और उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया था। वो विमान के मलबे में ही रुके रहे और उन्होंने एक बर्फीली दीवार बनाई। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस पहली रात को ही सभी मर जाते, क्योंकि तापमान 0 से नीचे 30 डिग्री तक जाता है। लेकिन उन लोगों को 2 महीने बाद ही बचाया जा सका और जो बचे थे वो एक दूसरे को खाकर ही जिंदा रह पाए थे। अगर हालात ऐसे हो तो जिंदा बचने का यही इकलौता तरीका आपके सामने रह जाता है। अगर आप किसी बर्फीले तूफान में फंस जाएं, तो आपकी एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, रहने के लिए कोई जगह ढूंढना। पहाड़ का ये हिस्सा एकदम सपाट है। यहाँ पर कोई भी कुदरती आशियाना नहीं है। यहाँ तो मेरे कदमों के बिल्कुल नीचे बस बेहिसाब बर्फ है, लेकिन बर्फ एक अच्छी इंसुलेटर होती है, इसलिए मैं इस बर्फ से ही एक स्नो केव बनाऊंगा। अगर आप हवा से ना बच पाएं तो मारे जाएंगे। ढलानों पर अक्सर बर्फ का जमाव बढ़ता जाता है, जिससे इसे खोदकर एक गुफा बनाना आसान हो जाता है। मैं पहाड़ की आधी ऊंचाई पर हूं। बर्फ पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मैं स्नो केव बनाने के काम में बहुत मजा ले रहा हूं। मेरा छोटा बेटा ऐसा कहता है, डैड। पर किसी गलतफहमी में मत रहिए, ये पहाड़ आपकी जान ले सकते हैं। पूरी तैयारी से आए लोग भी यहाँ फंस जाते हैं। कुछ साल पहले चिली की एक आर्मी बटालियन यहाँ एक्सरसाइज कर रही थी कि अचानक एक बर्फीले तूफान में वो फंस गई। एक रात में ही 25 सैनिक जमकर मारे गए। ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल सही समय पर केव खोदनी शुरू की। हवा फिर से तेज हो गई है और यहाँ पर मौसम बस पल पल बदलता रहता है। पर इस गुफा के अंदर तापमान में फर्क है इस हिस्से के मुकाबले। मैं दाखिल होने वाली जगह को सील करने के लिए बर्फ को दबाकर उसकी ब्लॉक बना रहा हूँ। ठंड तो अब भी लगेगी, लेकिन कम से कम लगातार चलती हवा से बचाव हो जाएगा। मैं काफी तेजी से काम कर रहा हूँ। मुझे गुफा बनाते हुए शायद 10-15 मिनट हो गए होंगे, लेकिन दिन की रोशनी अब भी मौजूद है और मैं इसे खोदकर इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि मैं इसके अंदर सो सकूं और रात आराम से गुजर जाए। यकीन मानिए, बर्फ में ऐसे सुराख बड़े काम के साबित होते हैं। 1996 में 12 पर्वतारोही एक बर्फीले तूफान में उत्तरी पैटागोनियन आइस फील्ड में फंस गए। 14 दिन बाद वो जिंदा मिले, क्योंकि उन्होंने बर्फ में एक गुफा बना ली थी। इस गुफा को पूरा करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया। वाह, ये गुफा मेरे लिए वाकई काम की साबित होगी। लेकिन रात भर के लिए इसमें घुसने से पहले आप अपने निजी जरूरी काम निपटा लें। मेरे एक दोस्त ने एवरेस्ट पर एक पर्वतारोही को देखा था जो पेशाब करने के लिए रात में टेंट से बाहर निकली थी और उसने इनर बूट्स पहने हुए थे, जिससे वो फिसल गई और 5000 फुट नीचे जाकर गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसलिए पर्वतारोही हमेशा अपने पास एक पी बॉटल रखते हैं। मेरे पास फिलहाल कोई पी बॉटल नहीं है, पर मेरे पास एक वाटर बॉटल है और मुझे पेशाब करना है तो मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इस पेशाब से मुझे गर्मी भी मिलेगी, इसीलिए मैं इसे जाया नहीं करने वाला। तो अब मैं इस बोतल में पेशाब करने की कोशिश करूंगा। एक बार चढ़ाई के दौरान मुझे बहुत ही बुरा अनुभव हुआ था। मैं रात में पेशाब कर रहा था कि पी बॉटल हाथ से फिसल गई और मेरे स्लीपिंग बैग में पूरे 1 हफ्ते तक 1 लीटर पेशाब मौजूद रहा। उसकी बदबू ने मुझे बहुत परेशान किया, इसीलिए मैं हमेशा सावधान रहता हूँ। काम हो गया, ढक्कन लगा देता हूँ।
अब मैं इसे अपने जैकेट के अंदर रखूंगा। उम्मीद है इससे मुझे गर्मी मिलेगी। ये जगह काफी बढ़िया है और मुझे उम्मीद है कि रात को नींद भी अच्छी आएगी। मैं रात के तूफान से तो बच गया, पर कौन जाने कल क्या मंजर होगा। बर्फीले तूफान ने मुझे बहुत परेशान किया है और मैंने अपनी रात एक बर्फ से बनी गुफा में गुजारी है। अब अचानक कुछ अजीब से हालात पैदा हो गए हैं। वाह, क्या नजारा है। तूफान तो शायद गुजर गया है, लेकिन हवा अभी चल रही है। इस गुफा में मुझे बहुत आराम मिला, कहना पड़ेगा। मेरी रात ठीक ठाक गुजरी, पर मैट्रेस ज्यादा आरामदेह नहीं था। मुझे ठंड लगती रही, लेकिन ये नजारा देखकर दिल खुश हो गया। ये उन पलों में से एक है जब पहाड़ आपको ताकत देते हैं, आपसे ताकत छीनते नहीं हैं। बहुत बढ़िया। पर पैटागोनिया में आप किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते और मौसम ने कुछ ही देर में फिर अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। रात बर्फ पर गुजारने के बाद अब मुझे शरीर को थोड़ा गर्म करना होगा। शायद आप सोचें कि ऐसी जगह डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता, पर उसका खतरा ठंड में भी उतना ही है जितना कि गर्मी में। आप शरीर से 1 घंटे में 2 लीटर तरल गंवा सकते हैं। अगर आपने इस पानी की भरपाई नहीं की तो यहाँ 5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुश्किल ये है कि यहाँ पर ऐसी जलधाराएं नहीं हैं जिनमें पानी बहता हो। यहाँ बस बर्फ है, लेकिन आपको खुद को इस ताजा बर्फ को खाने के लालच से रोकना होगा, क्योंकि एंडीज के विमान हादसे में जिंदा बचने वाले लोगों ने यही गलती की थी। उन्होंने बर्फ को यूं ही खाना शुरू कर दिया, जिससे उनके होंठ जल गए और उनके मुंह के अंदर अल्सर्स और ब्लिस्टर्स हो गए। साथ ही उनके शरीर का अंदरूनी तापमान घट गया। तो इसके बजाय आप बर्फ को अपनी वाटर बॉटल में भर लीजिए, और जब बॉटल बर्फ से भर जाए तो इसे अपने जंपर में अलग अलग सतहों के बीच रख दीजिए। और फिर जब आप चलेंगे तो बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी। लेकिन दोस्तों, अब हवा तेज हो गई है और दोबारा बर्फ गिरने लगी है। इससे पहले कि मैं अपनी उंगलियों के एहसास को गंवा दूं, आगे बढ़ना होगा। मैं अपने तजुर्बे से जानता हूं कि पहाड़ पर एक बहुत ही दर्द देने वाला खतरा होता है, फ्रॉस्ट बाइट का। बहुत ज्यादा ठंड से हमारे सेल्स में मौजूद प्लाज्मा जम जाता है, जिससे सेल्स फटते हैं और इसके कारण दर्द देने वाले बड़े बड़े लाल छाले बनते हैं। और फिर कुछ महीनों के बाद यह हिस्सा काला पड़ जाता है और वो अंग काटना पड़ता है या वो अपने आप गिर जाता है। मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूं जिसकी उंगली एक दिन स्क्वाश कोर्ट पर अपने आप गिर पड़ी, और मेरा एक और दोस्त था जिसे अपनी ही उंगली काटनी पड़ी थी। उसकी उंगली उसके काम में बाधा बन रही थी, इसीलिए उसे उंगली काटनी पड़ी। फ्रॉस्ट बाइट के पहले पड़ाव को कहते हैं फ्रॉस्ट निप, और ऐसा सिर्फ 60 सेकंड में हो जाता है। मेरे चेहरे और मेरे हाथों पर फ्रॉस्ट बाइट हो चुका है, जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ था। और अगर ये एक बार हो जाए तो ठंड के प्रति आपका प्रतिरोध काफी घट जाता है, इसलिए आजकल मेरे हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं। तो नियम ये है कि आप अपनी उंगलियों को यूं हिलाते रहिए, और उसके अलावा पैर की उंगलियों और चेहरे को भी। एक बार फ्रॉस्ट बाइट होने पर उसका कोई इलाज नहीं है। जिन सेल्स को नुकसान हुआ है वो दोबारा नहीं पनपते। ऐसे बर्फीले तूफानों में चारों तरफ सफेदी छा जाती है। ऐसे में दिशा का ज्ञान नहीं रहता और आप गलती से किसी एवलांच के रास्ते में भी जा सकते हैं। हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि पहाड़ के इस हिस्से में अक्सर एवलांच आ सकते हैं। अभी ताजा बर्फ गिरी है, यहाँ ढलान काफी सीधी है और तेज हवाएं भी चल रही हैं, और एवलांच की वजह भी मौजूद है, यानी हम इंसान। एवलांच की वजह से हर साल 200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, और ये अक्सर खुद ही शुरू हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कि मैं इस गहरी बर्फ से होकर उस चट्टान तक पहुंच पाता हूँ या नहीं। वहां जाकर पता चलेगा कि क्या मैं छोटा मोटा एवलांच शुरू करके आपको ये दिखा सकूं कि ये हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा
करना खतरनाक है, पर इससे आप जानेंगे कि एवलांच कितने तेज रफ्तार और जानलेवा होती है। ये चट्टान जिस पर फिलहाल मैं खड़ा हूँ, इस पर एवलांच आ सकता है। यहाँ पर एक ढलान है, गहरी और नरम बर्फ है। मुझे लगता है कि थोड़ी कोशिश से ये टुकड़ा टूटकर गिर सकता है, और जब एक टुकड़ा गिरेगा तो बाकी भी ढह जाएगा। अपनी रस्सी को लगाने के लिए मैं अपने बैकपैक को बर्फ में दबा रहा हूँ। और देखिए, अब ये बहुत मजबूती से दब गया है। रस्सी बंध जाने के बाद अब मैं चट्टान पर से नीचे उतरते हुए बर्फ में एक रास्ता बनाऊंगा। देखिए ये बर्फ कितनी गहरी है, जिससे स्नो पैक इतना ढीला हो जाएगा कि एक छोटा सा एवलांच शुरू कर सके। और मैं एक मिनी कैमरा के जरिए आपको दिखाऊंगा कि जिंदा दफन होना कैसा होता है। चलो देखते हैं एवलांच शुरू होता है या नहीं। लगता है मेरा छोटा सा एवलांच कामयाब रहा। वो कैमरा कहां चला गया? कैमरा कुछ ही सेकंड में दब गया। अगर ये कोई इंसान होता तो उसे बचाने का एक ही तरीका होता, उसे जल्दी से ढूंढ लेना। लेकिन ये काम आसान नहीं है। बस 6 इंच गहरी बर्फ में ही आप अपनी पुतलियां हिला डुला नहीं पाएंगे। और मदद पाने के लिए कभी चिल्लाना ना भूलें। आधे घंटे के बाद आपके जिंदा निकल पाने की गुंजाइश सिर्फ 30% रह जाती है। और अगर आपको 2 घंटों में ढूंढा ना गया तो आप मारे जाएंगे। 45 मिनट के बाद आखिरकार मुझे कैमरा मिल गया। जिंदा हो? मेरे छोटे से एवलांच में बस कुछ ही फुट बर्फ थी। जरा सोचिए, जब 1000 फुट का एवलांच आता होगा तब क्या होता होगा, जब सैकड़ों टन बर्फ लुढ़कती होगी। इसलिए ये इतना खतरनाक होता है और इनमें दबे लोगों को ढूंढना मुश्किल। यहां से निकलते हैं। मैं जिन लोगों के साथ पहाड़ों पर चढ़ता हूँ वो हमेशा चिढ़ाते हैं कि मेरी जेबों में कैंडीज वगैरह भरी हुई होती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बंजर इलाके में हो जहाँ खाने की इतनी कमी हो, तब आपको इसकी वजह समझ में आएगी। अगर आप ऐसी किसी मिंट को सिर्फ 10 सेकंड तक भी चूसते हैं तो आपके दिमाग को इससे ये संदेश मिलता है कि शरीर को खाना मिल रहा है, और फिर वो ताकत देता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं पहाड़ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता क्योंकि मौसम फिर से बिगड़ रहा है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। इस प्रोग्राम के सीन्स कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। बेयर ग्रिल्स और उनके क्रू को हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के रूल्स के मुताबिक सपोर्ट दी जाती है। किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। पैटागोनिया में एक बर्फीले पहाड़ पर मुझे एक तूफान को झेलना पड़ रहा है। अगर इस तरह की बर्फबारी हो रही हो तो आपको झटपट पहाड़ से उतरना होता है। ऐसे में आप प्लंज स्टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस लंबे लंबे टक भरने होते हैं। आपको टांगे तेजी से आगे बढ़ाकर एड़ियों पर शरीर को टिकाना होता है। इससे आपकी रफ्तार बढ़ने लगती है और आप जितना तेज चलते हैं उतना ही ज्यादा मजा आने लगता है। आखिरकार मौसम ने भी मेरा साथ दिया। वाकई जब ऐसी धूप खिली होती है तो पैटागोनियन आइस फील्ड बहुत खूबसूरत लगता है। मैं हमेशा से इस तरह के मुश्किल पहाड़ी इलाकों का सफर करना चाहता था और ये बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक है। बेशक ये खूबसूरत है, लेकिन कुदरत की बेरहमी की वजह से ये जगह खतरनाक भी है। पर अब मेरी अगली चुनौती मेरा इंतजार कर रही है। यहाँ का सब अल्पाइन जंगल। मुझे यहाँ से सही सलामत आगे बढ़ना होगा। अब मजा आने वाला है क्योंकि हवा चल रही है, सामने चट्टान है, यहाँ से उड़ सकते हैं। कोशिश करते हैं।
हर स्काउट ये जानता होगा कि उसे तमाम हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। इन पहाड़ों से नीचे उतरने के लिए मेरे पास एक बैकअप प्लान है। यह है दुनिया का सबसे छोटा पैराग्लाइडर। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरा मानना है पहाड़ से उतरने के दो रास्ते होते हैं, एक है लंबा और धीमा रास्ता और दूसरा है तेज रास्ता। आप जानते हैं मुझे कौन सा पसंद है, तो मैं चला। पर से नीचे उतरना तो बढ़िया रहा, पर बीच के जंगल में उतरना कुछ खास अच्छा नहीं है। दक्षिणी पैटागोनिया का जंगल बहुत ही डरावनी जगह है। ये घना है, अभेद्य है और यहाँ भटक जाना बहुत आसान है। इस जंगल के बीच से गुजरने के दौरान आपके शरीर पर जबरदस्त खरोंचें आ सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कांटे हैं। आप एक टहनी को हटाएंगे तो दूसरी सामने आएगी और पैरों में भी कुछ ना कुछ चुभता रहता है, तो एक दिशा में चलते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ बहुत सारे कांटे और डालियां नजर आ रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ कोई बिल्कुल नहीं रुकना चाहेगा। तेज हवा की वजह से यहाँ के पेड़ों की ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यहाँ पहुंचकर अब बड़े पेड़ नजर आने लगे हैं। यहाँ पर पेड़ थोड़े कम हो रहे हैं। मैं इस खुली जगह में पहुंचने के बाद अब एक बड़ी बाधा का सामना करने वाला हूँ। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं वापस नहीं जा सकता और वक्त भी बर्बाद नहीं कर सकता। इसी के बीच से गुजरना होगा। पैटागोनिया के मैशन पीट बॉग्स में सड़ते हुए पेड़ पौधों और बहुत ज्यादा ठंडे पानी का एक जानलेवा मेल मौजूद है और ये बदबूदार है। यहाँ बहुत बदबू आ रही है और पता नहीं कि ये सब क्या है, लेकिन ये चीज कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिलहाल मैं घुटनों तक इसमें धंसा हुआ हूं। मुझे इसे पार करना होगा। ये जगह बहुत ही मुश्किल, बहुत ठंडी और मेरी ताकत को चूसने वाली है। इस जगह पर बहुत सारे कीचड़ और बर्फ का मेल मौजूद है और अब मेरे पैर कीचड़ से भर गए हैं, गीले हो गए हैं। यहां से निकलना होगा। पैटागोनिया में भीग जाना एक बहुत बड़ा खतरा होता है। अगर मेरे शरीर का अंदरूनी तापमान बस कुछ डिग्री भी घटा तो मुझे हाइपोथर्मिया हो सकता है। तब मेरी इंद्रियों की गति धीमी हो जाएगी, अंग सुन्न होने लगेंगे और जल्द ही मैं बेहोश हो सकता हूं या मेरी जान भी जा सकती है। ये कोशिश थकाने वाली है, पर ये जरूरी है कि मैं थकूं नहीं और यहाँ से निकलकर जल्द से जल्द शरीर को सुखा लूं और उसे गर्म कर लूं। शुक्र है कि मैं इस पानी से निकलकर अब बाहर आ गया हूं। अब मेरे शरीर को थोड़ी गर्मी चाहिए। उसे तो पार कर लिया। अब खाना ढूंढना है और आग जलानी है। आग जल्दी जलाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस चीज का। ये बारबा दे विएहो है। इसका मतलब है किसी बुजुर्ग की दाढ़ी। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सफेद और भुरभुरी है और ये आग जलाने के लिए इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि ये पेड़ों पर उगती है और गीली जमीन से दूर रहती है। मुझे लगता है ये जल्दी आग पकड़ लेगी। ये मेरे और मेरे गीले शरीर के लिए बढ़िया बात है क्योंकि बार-बार दे विएहो नाम के मुताबिक झटपट चलती है। चलो, आग सुलग गई और जब आग जलनी शुरू हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। आप समझ जाते हैं कि मुश्किलें दूर होंगी और ऐसे में हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान आती है। इससे मेरी हिम्मत बढ़ी है और अब मैं खाना ढूंढने वाला हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है। देखता हूँ यहाँ क्या मिलता है। आ जाओ। ऐसी जगह पर जो मिले उसे खा लीजिए। तालाब में खरपतवार उग रही है और ये मुझे जरा जरा वाटर क्रेस जैसी लग रही है, पर इसे खाया जा सकता है। इसका स्वाद अच्छा नहीं है लेकिन खा सकते हैं।
ऐसा लगता है जैसे कोई सैलड है जिस पर किसी ने मच्छर मारने की दवा छिड़क दी हो। आपको जो मिले उसे खाइए, क्योंकि यहाँ खाने को ज्यादा कुछ नहीं है। पैटागोनिया में सर्दियां 5 महीने चलती हैं और फिलहाल वो खत्म हो रही हैं। मुझे यहाँ बीटल लार्वा मिल गए हैं और ये देखिए एक केंचुआ भी है। मैं इस बीटल लार्वा, अरे दूसरा कहाँ गया? मैंने उसे गिरा दिया। अब मेरे पास एक ही बचा है और पैटागोनिया में साल के इस वक्त खाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। इससे मुझे ज्यादा ताकत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं सूखे तने में और ज्यादा खोजबीन करूं तो मुझे ऐसे बीटल और केंचुए मिल जाएंगे। इसे थोड़ा साफ कर लेता हूं। इसका स्वाद कीचड़ और म्यूकस जैसा है और जब भी मैं इन्हें खाता हूं ये हमेशा ऐसे ही लगते हैं और बदले के तौर पर ये मेरे मुंह में पॉटी कर देते हैं। पता नहीं इनका स्वाद क्यों ऐसा है। खरपतवार, बीटल लार्वा और केंचुए, वैसे तो ये कोई दावत नहीं है, पर यहाँ से जिंदा बच निकलने के लिए कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। पैटागोनिया के घने सब अल्पाइन बीच जंगल में हूँ। इसकी चौड़ाई है 72 किलोमीटर और यहाँ भटक जाना बहुत आसान है। ये जंगल बहुत चकरा देने वाला है। एक सा जंगल होने की वजह से यहाँ नेविगेशन बहुत मुश्किल है, खासकर जब दिशा बताने के लिए कोई क्षितिज ना हो। यहाँ तो हर तरफ बस पेड़ और पेड़ ही दिखाई देते हैं। जिंदा रहने की कोशिश के लिए ऐसे में आपको बस नीचे की तरफ उतरना होता है। किसी जलधारा के साथ साथ चलना एक बहुत अच्छी तकनीक है, पर उसे ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता। आपको आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। पेड़ों के आसपास से कोई आवाज तो आ रही है, शायद जलधारा इस तरफ है। ये देखिए, मिल गई। अब बस हमें इसके साथ साथ चलते रहना होगा। हर बार 300 फुट नीचे उतरने पर तापमान 2 डिग्री बढ़ जाता है, पर ऐसे में आप सिर्फ किसी मुसीबत से बाहर ही नहीं निकल रहे होते, आपका हाइपोथर्मिया का जोखिम भी घटता है और कुदरत की तरफ से खाना मिलने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। जरा ये देखिए, ये चारों बेरीज हैं। और ये बहुत स्वादिष्ट है। ये खाने में किसी खट्टे सेब जैसी लगती है और इन जंगलों में रहने वाले मपूचे इंडियंस इन्हें बहुत पसंद करते थे। वो तो इन्हें फर्मेंट भी करते थे और फिर इससे मपूची शराब बनाया करते थे। चलिए चलते हैं। किसी जलधारा के साथ साथ चलने से जुड़ी दिक्कत ये है कि आप बिना जाने कहीं भी पहुंच सकते हैं। इस जलधारा के साथ चलने का प्लान शुरुआत में अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा और मैं दुआ करता हूं कि वो एक सीधी ढलान ना हो। वो जरा देखिए इसे, बिल्कुल सीधी ढलान है और मेरे हिसाब से इस झरने की ऊंचाई 150 फुट होगी। इस पर से फिसल कर नीचे गिरे तो काम तमाम समझो। तो अब मेरे सामने गिने चुने विकल्प हैं, या तो मैं उसी रास्ते पर लौट जाऊं या फिर इन चट्टानों से होकर कोई दूसरा रास्ता तलाश करूं, पर ये चट्टानें एकदम खड़ी लग रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रस्सी के जरिए यहां से उतरा जा सकता है और मुझे ऐसा काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो रस्सी की मदद लेंगे। इस चट्टान से नीचे उतरकर मैं कई घंटे बचा सकता हूं, पर मुझे सही रास्ते से नीचे उतरना होगा। अगर गलती हुई या हवा तेज हो गई तो मैं सीधा इस झरने के बीच में आ जाऊंगा और तब सैकड़ों टन वजनी बर्फीला पानी मुझे चट्टानों से टकराकर मार देगा।
यहाँ से बहुत दूर लग रही है। यह है किसी बड़े झरने से उतरने का एक अच्छा तरीका। धारा के साथ चलना काम आ गया। मैं पहाड़ से उतर चुका हूँ और अब घाटी में हूँ। यहाँ पर तो मुझे घोंसला दिख रहा है। मुझे अब जिंदगी की निशानियां दिखने लगी हैं। मुझे लगता है शायद किसी वुडपेकर का घोंसला है। अगर मैं कुछ अंडे ढूंढ पाया तो वो प्रोटीन, विटामिन और फैट का शानदार स्रोत होते हैं और ऐसे हालात में बेहतरीन खाना भी। नहीं, घोंसले में कुछ नहीं है, पर लगता है इस पेड़ पर कुछ फंगस लगी हुई है। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था। वो देख रहे हैं? जाओ जाओ पैटागोनिया के स्थानीय लोगों की खास खुराक हुआ करती थी। उन्हें ये बहुत पसंद थी। सेटलर्स इसे कहते थे पैन डे इंडियो, यानी इंडियन ब्रेड। ये कुछ कुछ सिकुड़ चुकी गोल्फ बॉल्स जैसी लगती है। मुझे इनका स्वाद जानना था और जवाब है इनका कोई स्वाद ही नहीं है। ये ऐसी लगती हैं जैसे कोई पुराना मशरूम हो और इनमें ज्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन कम से कम कुछ खाने को तो मिला। ये बीच वाला हिस्सा मेल्टेड चीज जैसा है। काश वाकई होता। मैं आइस फील्ड से सही सलामत निकल आया हूँ और पैटागोनिया के बीच के पेड़ों के जंगल से भी, लेकिन अभी एक आखिरी चुनौती बाकी है और मैं उसे पार करने वाला हूँ। मुझे पैटागोनिया के सबसे खतरनाक चुनौती का सामना करना है। अगर आप इस झील को पार करना चाहते हैं तो नियम यही कहते हैं कि झील का चक्कर काट के पार करो, क्योंकि इस तरह के बेहद ठंडे पानी में उतरना एक तरह से खुदकुशी होगी। लेकिन यहाँ किनारे पर बहुत सारी लकड़ी पड़ी हुई है और मेरा मन मुझसे कह रहा है कि क्या मैं झील को पार करने के लिए एक राफ्ट नहीं बना सकता। वक्त बच जाएगा। इन लकड़ियों को आपस में बांधने के लिए मैं पैराशूट की रस्सी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसे कुछ लंबे और मजबूत तनों की जरूरत होगी। उन पर मैं इस तरह लकड़ियां बिछाऊंगा और उनके ऊपर कुछ और लट्ठे और डालियां रख दूंगा और इसके बाद मैं इस तरह से इन लट्ठों को बांध दूंगा और पैराशूट कैनोपी का इस्तेमाल करूंगा। हवा तेज हुई तो ये पाल का काम करेगी, जिससे मेरा राफ्ट और रफ्तार पकड़ पाएगा। ऐसे एक राफ्ट को बनाने में करीब 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर ये नाकाम हुआ तो मैं बहुत ठंडी झील में गिर जाऊंगा। ऐसे में एक बैकअप प्लान जरूरी है। इसीलिए मैंने आग जला ली है कि अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद को झटपट सुखा लूंगा। ठीक है, इसे झील में उतारते हैं। इस काम में गड़बड़ हो सकती है। मैंने 3 लोकल गाइड्स के मारे जाने का किस्सा सुना था जब उनका राफ्ट पलट गया था। वो सभी तैरने में माहिर थे, पर उनकी जान ली यहाँ की जबरदस्त ठंड ने। ये खुद को किसी आइस बॉक्स में झोंकने जैसा है। चलिए, राफ्ट तैर तो रहा है। मैं पानी में डूब चुका हूँ, लेकिन राफ्ट तैर रहा है। और मेरी किस्मत देखिए कि पैटागोनिया दुनिया की सबसे तेज हवाओं वाली जगहों में से एक है। और आज जब मुझे पाल के लिए हवा चाहिए तो हवा का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। लेकिन ये पानी जमाव बिंदु के करीब ही है। मुश्किल ये है कि ये राफ्ट पानी में 6 इंच डूबा हुआ है और ये बात ठीक नहीं है। मेरे जूते पानी से भरने लगे हैं और ये पानी बहुत ठंडा है। लगता है जैसे मेरे पैर किसी आइस बकेट में है। मुझे शक होने लगा है कि ये राफ्ट झील पार करेगा या नहीं। शरीर का तापमान भी तेजी से घट रहा है। इस रफ्तार से तो झील पार करने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और मेरी टांगे अभी से सुन्न होने लगी हैं। मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये झील पार करने का एक बहुत ही अजीब तरीका है। ये बहुत बड़ी गलती होगी। चलिए फिर से किनारे की तरफ चलते हैं।
मेरा एक पैर राफ्ट के बीच से पानी में घुस गया। लगता है मुझे इसे तैर कर पार करना होगा। मुझे राफ्ट को किनारे तक पहुंचाने में 20 मिनट लगेंगे और फिलहाल मेरे पास उतना वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पैरों में जोर से सुइयां चुभोने की कोशिश कर रहा है। अब मेरी जान मेरे इस जैकेट और इस टॉप पर है। मैं इन्हें सूखा रखने वाला हूं ताकि तैरने के दौरान ये भीग ना जाएं। अब मैंने इन्हें बैग में ठीक से रख तो दिया है, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है। ठीक है, पानी बहुत बहुत ठंडा है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आपके शरीर के अलग अलग हिस्से धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं। सच कहूं तो ऐसे काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने उस राफ्ट को गवा दिया है, वो पानी में पड़ा है, पर ये आग तो जल रही है। फिलहाल मुझे इन गीले कपड़ों को सुखाना होगा क्योंकि ठंड खतरनाक होती है। ये आपके एहसास को और ताकत को सुन कर देती है और छोटे छोटे काम करना भी नामुमकिन सा हो जाता है। हालांकि मैंने ये काम बहुत जल्दबाजी में किया था, पर कम से कम मेरे इन कपड़ों को मैं सूखा रखने में कामयाब रहा। अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। खून का बहाव बढ़ाने के लिए हाथों और पैरों को आपस में ना रगड़ें। इससे आपका गर्म खून आपके दिल और जरूरी अंगों से दूर चला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि फिर से बर्फ गिरना ना शुरू हो जाए। अगर ठंडा खून किसी के शरीर के जरूरी हिस्सों की तरफ लौटता है तो उसकी मौत आफ्टर ड्रॉप नाम की अवस्था के कारण हो सकती है। इसके बजाय खुद को धीरे धीरे गर्म करें ताकि शरीर का तापमान धीरे धीरे सामान्य हो जाए। तो मेरी इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर आप कोई राफ्ट बनाए और किसी जमी हुई झील को पार करने की कोशिश करें तो एक बैकअप प्लान जरूर रखें, क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत ही बेरहम और जानलेवा है। अब जाकर पैरों की उंगलियों में जान आई। पैटागोनिया के आइस फील्ड और बीच पेड़ों के जंगल अनोखी चुनौतियां पेश करते हैं और कभी कभी मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि क्या वाकई मुझे यहाँ अपनी टक्कर का इलाका मिला है। क्या इंसान जिंदा रहने के लिए कुदरत की ताकत का सामना कर सकता है? सच कहूँ तो पैटागोनिया के इस बेरहम इलाके के तजुर्बे ने मुझे काफी कुछ सिखाया और शुक्र है कि हम यहाँ से। आज हम बनाएंगे फ्राई दाल माश। इसके लिए हम लोगों ने एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत तेल लिया है। इसको हम लोग गरम करेंगे और इसके अंदर हम लोग ये 2 जो हैं दरमियानी साइज़ के कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। इनको हम लोग फ्राई करेंगे 5-4 मिनट के लिए। प्याज हम लोगों ने थोड़े से भून लिए हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, एक टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा और, एक टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे,
1 टेबलस्पून लहसुन, कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। एक बड़ा टमाटर हम लोग इसको कटा हुआ ऐड करेंगे। तीन चार हरी मिर्चें कटी हुई ऐड करेंगे। बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। इसको 5-7 मिनट के लिए भूनेंगे। थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम। मेथी दाना पाउडर ऐड करेंगे 2 चुटकियां, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इनको भूनेंगे 5-7 मिनट के लिए। मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम लोग इसके अंदर ये धुली हुई दाल मूंग छिलकों वाली जो है, इसको मैंने 1 रात पहले भिगो कर रख दिया था, ये ऐड कर देंगे। इसको 15 से 20 मिनट के लिए भूनेंगे। 10-15 मिनट के लिए हम लोग इसको ऐसे ही भूनेंगे। पाँच 7 मिनट, ये 10 मिनट अच्छे से भून चुकी है। अब हम लोग इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के लिए हम लोग दरमियानी आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे। दाल भी गल जाएगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा। देखिए दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इसको पकते हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं और ये पक गल चुकी है। और बस लाइट सा थोड़ा सा इसके अंदर है पानी। ये भी 2-3 मिनट में खुश्क हो जाएगा। आग हम स्लो कर देते हैं। अब इसके अंदर लास्ट में हम लोग 1 टेबलस्पून सूखी धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और आग हम लोग बंद कर देते हैं ताकि घी जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। और इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। 5-8 मिनट हो चुके हैं। घी भी इसके ऊपर अच्छे से आ चुका है। अब लास्ट में हम लोग इस पर बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी दाल माश फ्राई। रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी माश दाल फ्राई। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।